हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 नागरिक शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 23 फरवरी 2024 को नागरिक शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं नागरिक शास्त्र का एक वायरल पेपर जो आपके 23 फरवरी 2024 के बोर्ड एग्जाम में 100% ऐसे ही पूछा जाएगा। और इसमें बताए गए एक एक क्वेश्चन का मैं आंसर देने वाला हूँ, यानी क्वेश्चन विथ आंसर मैं पूरा पेपर को हल करके आपको बताऊंगा कि 23 फरवरी को आप लोगों को कैसे हल करना है। इसमें बताए गए एक एक प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लेंगे तो आपको 23 फरवरी को देखने को मिल जाएगा इनमें से एक एक क्वेश्चंस। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वायरल पेपर है और 23 फरवरी को पूछा जाएगा। तो अपनी तैयारी को आप लोग नेक्स्ट लेवल यानी मजबूत करना चाहते हैं 23 फरवरी की तैयारी को, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझदार हैं। आपका पेपर कोड भी देख सकते हैं 983 QT। उसके बाद में देखिए अनुक्रमांक, उसके बाद में यहाँ पर नाम रहेगा क्योंकि ये पेपर आप अपने घर पर लेकर चले आएंगे। नागरिक शास्त्र का पूर्णांक 100 नंबर आप लोग देख सकते हैं। और इसमें क्या है, नागरिक शास्त्र समय 3 घंटा 15 मिनट हर एक सब्जेक्ट में दिया जाता है, इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए नोट प्रारंभ में परीक्षार्थियों यानी 15 मिनट सभी सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी पेपर को आपको अच्छे से 15 मिनट पहले पढ़ लेना है। उसके बाद में जो निर्देश दिया हुआ है, आपके नागरिक शास्त्र में 5 तरह के प्रश्न होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ पर देख सकते हैं वो 5 तरह के प्रश्न कौन कौन से हैं, ये बताया गया है। इसमें 5 तरह के प्रश्न के बारे में बताया गया है कि 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 10 शब्दों में देना है। फिर प्रश्न संख्या 21 से 26 तक है, क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न 1 है जिसका लगभग उत्तर आपको एक क्वेश्चन का उत्तर आपको 50 वर्ड यानी 50 शब्दों में देना है। फिर प्रश्न संख्या 27 से 30 तक यानी 4 क्वेश्चन आपका रहेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न 2 जिनका उत्तर लगभग आपको 100 शब्दों में देना है, 100 से लेकर 125 शब्दों में। फिर प्रश्न संख्या 31 से 32 यानी 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका 250 शब्दों में देना है, 8 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और सभी प्रश्न उसके निर्धारित अंक यानी जो भी प्रश्न होगा, जिसके भी प्रश्न के यानी जितना उत्तर लिखेंगे उसके निर्धारित अंक होंगे कि इतना नंबर आपको इस प्रश्न पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। अब जैसा कि हमने आपको बताया 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है, तो 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके नागरिक शास्त्र के बुक से ही पूछा जाएगा, बाहरी बुक क्वेश्चन बैंक से पूछा जाएगा, बाहरी कहीं भी नहीं पूछा जाएगा। हमने जितने भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार कराए हैं और जो भी मॉडल पेपर तैयार कराए हैं उनमें से एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारी को आप लोग तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर हम चलिए बात कर लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न का। वायरल पेपर है, याद रखिएगा। ये पेपर यदि आप लोगों को चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, लेकिन उससे पहले क्या है, सबसे पहले आपको देख लेना है ये सारी चीज़ें। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, शार्क थेरेपी क्या थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसको हमने काफ़ी बार अपने वीडियोज में कवर किया है। आप लोग हमारी स्टूडेंट हैं, वीडियोज को देखते होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा कि शार्क थेरेपी क्या थी। तो शार्क थेरेपी थी आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले प्रश्न का पहला उत्तर आघात पहुंचाकर, शार्क थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर, किसी भी देश को आघात पहुंचाकर उसका उपचार करना। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये मॉडल पेपर आप लोग हमारे साथ में भी हल कीजिए। आप लोग क्या 23 फरवरी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी के साथ में कीजिएगा। तो 23 फरवरी को आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो अपना टेस्ट दे सकते हैं, इस पेपर के थ्रू अपना टेस्ट दे सकते हैं कि कितना नंबर में ला सकता हूँ 100 में से। तो टेस्ट भी दीजिए, आप लोग हमारे साथ में भी पेपर को हल कीजिए। बताए गए क्वेश्चन आपको पता है तो उसका आंसर भी बताइए, लेकिन ईमानदारी से। समझ में आ गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आसियान वे या आसियान शैली क्या है। यहाँ पर 4 आपके पास ऑप्शन हैं, देख सकते हैं। इन्हीं ऑप्शंस के थ्रू बताना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे वीडियोज आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब पर जो पूरे पेपर का सॉल्यूशन कराए, सिर्फ हमारे चैनल पर मिलता है। और आपकी तैयारी में एक प्रकार से मैं दिन रात एक कर रहा हूँ। दिन रात एक कर मतलब है कि हम इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आए जो बोर्ड एग्जाम में पूछे आए, तो आप लोग भी तैयारी कीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन है इनमें से बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आसियान सदस्यों की अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है, तो दूसरे का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है, काफ़ी स्टूडेंट को इसका आंसर पता भी होगा। भारत के किस पड़ोसी देश की यात्रा बिना पासपोर्ट वीज़ा की जा सकती है। बिना पासपोर्ट और वीज़ा की जा सकती है, वो नेपाल हो जाएगा। तीसरे का भी करेक्ट आंसर है नेपाल में भैया।
बिना पासपोर्ट और वीज़ा के आप लोग जा सकते हैं। उसके बाद में चौथा देखिए, चौथा क्या है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं कौन सा अंग है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी यहाँ पर देखिए सुरक्षा परिषद भी हो जाएगा, सचिवालय भी हो जाएगा और महासभा भी हो जाएगा, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, अंग है। तो इस तरह से जब क्वेश्चन पूछा जाए और जिनको कुछ भी ना पता हो तो आप डी वाले पर टिक लगा दीजिएगा, 1 नंबर आपका कंफर्म रहेगा। हमने एक और वीडियो बनाया कि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को कुछ ना आए, यानी जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और वो क्या है जाकर पेपर देते हैं, तो वो कैसे पास होंगे, सिर्फ उनको पास होना है, तो वो वीडियो भी जाकर देख लीजिएगा आप लोग, हमने वीडियो बना रखा है। उसके बाद में देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है 5वां नंबर, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन किस वर्ष हुआ। हमने काफ़ी बार बताया हुआ इसका आंसर, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1975 में, 1975 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है ये 6 नंबर, वाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था। तो ये जो भाषण दिया था बेसिकली किन्होंने दिया था, इनमें से हो जाएंगे राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू जी, यानी जवाहरलाल नेहरू जी ने ये प्रसिद्ध जो भाषण है इन्होंने ही दिया था, अथवा लगकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी का उद्भव कब हुआ। जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसका जो उद्भव हुआ ये कब हुआ, ये आपको बताना है। तो इनमें से ए राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 1920 के दशक में कम्युनिस्ट पार्टी का उद्भव हुआ या प्रारंभ हुआ। तो इनमें से 7वें का जो आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, सारे का आंसर देने वाला हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप ही लोगों के लिए स्टूडेंट है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई, यहाँ पर देखिए एशियाई यानी एशियंस रिलेशंस कॉन्फ्रेंस का संबंध कब आयोजित किया गया था। तो ये आपको कब आयोजित किया गया था, 2 मार्च 1947 में, यानी 2 मार्च 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब, 2 मार्च। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वर्ष 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को पता होना चाहिए, आप नागरिक शास्त्र के स्टूडेंट हैं। नहीं पता है तो आज जान लो, क्योंकि पेपर में पूछा जाएगा। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री जी हो जाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी 1964 से 1966 तक भारत के क्या थे, प्रधानमंत्री रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है 10 नंबर, आपातकाल तारीख को घोषित हुआ था, यानी किस तारीख को आपातकाल घोषित हुआ था। तो काफ़ी सारे आपातकाल लगे, हम आगे आपको वीडियोज में बताएंगे, लेकिन इसकी तारीख की बात की जा रही है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, 25 जून 1975 को। 25 जून 1975 को आपातकाल की तारीख घोषित हुई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने 10 बहुविकल्पीय प्रश्न को बता दिया है, और जिन भी स्टूडेंट अपना टेस्ट दे रहे हैं, यानी एक प्रकार से यहीं पर आपका रिजल्ट डिसाइड हो जाएगा, और सारे का आंसर आप लोग मिलाइएगा कि क्या मैं कितना, यानी 100 में से कितना नंबर कर पाया हूँ। टेस्ट दीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है, पूरे बुक से लिया गया है, पूरे क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, और वायरल मॉडल पेपर है। सेम ऐसे ही पेपर आपका पूछा जाएगा 23 फरवरी को, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला हमारा आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का, 10 दूनी 20, यानी 20 नंबर इसमें भी आपको कंफर्म करना है। तो अति लघु उत्तरीय का 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, किस राजनेता को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। कौन सा वो राजनेता है जिसको क्या है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। उत्तर में देखिए सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार को, यहाँ पर देखिए सीमांत गांधी के नाम पर किनको जाना जाता है, यहाँ पर देखिए खान अब्दुल गफ्फार को जाना जाता है। ये क्या है, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत निर्विवाद नेता है, सीमांत प्रांत निर्विवाद नेता है। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपको बताया गया था, शुरुआत में आप लोगों ने देखा होगा, निर्देश को पढ़ा होगा, तो वहाँ पर बताया गया था कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको 10 शब्दों में, यानी 10 वर्ड में देना है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, पूरे का आंसर मैं बताऊंगा आप लोगों को, कोई डाउट नहीं रहेगा। क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिए, लिखना चाहे तो लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है।
12 नंबर क्वेश्चन है, चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल कब शुरू हुआ, यानी जो ईवीएम मशीन है इसकी शुरुआत कब हुई या इस्तेमाल कब किया गया। तो उत्तर देखिए, सन 1990 के दशक में अंत में चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल शुरू किया। 2004 तक संपूर्ण भारत में ईवीएम का इस्तेमाल चालू हो गया, यानी जो वोटिंग यानी जो वोट डालने का प्रक्रिया था पहले उस तरह से यानी कागज़ वाला होता था, अब क्या आ गया मशीनों की तरह मशीनों वाला यानी ईवीएम मशीन आ गया, उसके थ्रू आप क्या है वोट अपना डाल सकते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, आज़ादी के समय हिंदुस्तान के सामने विकास के कितने मॉडल थे, यानी 1947 में हमारा देश भारत देश आज़ाद हुआ और इसके समय क्या हिंदुस्तान के किस मॉडल थे, यानी कौन सा मॉडल था। उत्तर देखिए, यहाँ पर देखिए उत्तर में है कि आज़ादी के समय हिंदुस्तान के सामने विकास के 2 मॉडल थे। सबसे पहला है उदारवादी पूंजीवाद को अपनाया गया था। मॉडल यहाँ पर देखिए, मॉडल यूरोप के अधिकांश हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी ये अपनाया गया था। दूसरा है समाजवादी मॉडल क्या है, यह मॉडल सोवियत संघ ने अपनाया था। तो आज़ादी के समय जो हिंदुस्तान के सामने जो मॉडल आए थे वो कुछ इस तरह से थे। देख सकते हैं इसका आंसर आप लोग अपने शब्दों में भी दे सकते हैं, समझ लेंगे तो अपने शब्दों में भी देना आसान हो जाएगा। और आप लोगों ने हमारा वीडियो नहीं देखा है, देखिए वो वीडियो में क्या है, आप लोग पढ़ने में चाहे जितने भी धुरंधर हों, आपने सारे क्वेश्चंस को तैयार किया है, लेकिन आपको कॉपी लिखने का तरीका नहीं मालूम है, तो वहाँ पर क्या है एक प्रकार से आप 100% क्वेश्चन में से भी आप 70% आप एक प्रकार से पूरा प्रिपेयर रहेंगे, यानी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए अपना 70% आप दे रहे होंगे, 30% आपका कॉपी काट लेगा। तो कॉपी वाला ना कटे, इसलिए आप जाकर हमारा कॉपी वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है। पूरी कॉपी हमने लिख कर बताई हुई है, जाकर जरूर देख लीजिएगा और अपनी तैयारी को आप लोग बेहतर बनाइए, क्योंकि नागरिक शास्त्र क्या है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा नंबर लेकर आ सकते हैं। बस आपकी तरीका कॉपी लिखने का और क्वेश्चन याद करने का पूरी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई की हैं तो आप हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो बनाया हुआ है, जिनको कुछ नहीं आता, जिनको पास होना है वो टॉपिक वाला वीडियो देख लेंगे और वो पास हो जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी, यहाँ पर देखिए सिंधु नदी जल संधि के लिए किसने क्या है मध्यस्थता की। तो उत्तर देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि के लिए विश्व बैंक ने मध्यस्थता की। विश्व बैंक की मध्यस्थता से ये मुद्दा हल और नेहरू एवं जनरल अयूब खान ने दोनों देशों और 1960 में सिंधु नदी जल संधि पर क्या हस्ताक्षर किया था। कौन थे? जनरल अयूब खान पाकिस्तान के और भारत के नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी ने 1916 में 1960 में सिंधु नदी जल संधि पर हस्ताक्षर किया था। किसके द्वारा ये भैया सॉल्व कराया गया था? विश्व बैंक के द्वारा, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किस दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर देखिए, 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है क्योंकि गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक और यहाँ पर देखिए सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन आदि के सवाल अभी अनसुलझे थे। संभव था कि इन सारी कठिनाइयों के कारण देश में लोकतंत्र की परियोजना असफल हो जाती है। अपना खुद देश की बिखर जाता है, यानी अपना जो खुद का देश है ये बिखर जाता है। तो ये किस दशक को 1960 कहा जाता था, यानी दशक को कहा जाता था 1960 में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा, हमने काफ़ी बार आंसर आप लोगों को दे रखा है। 15 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर देख सकते हैं, लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, नहीं लिख रहे हैं तो दिमाग में फीड कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा तो आंसर आपको देना ही देना है। उसके बाद में देखिए 15 नंबर के बाद में 16 नंबर क्वेश्चन, देश में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। उत्तर देखिए, देश में आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 को की गई। प्रधानमंत्री ने 25 जून की रात में उपराष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद से आपातकाल, यहाँ पर देखिए ये ला होना चाहिए, कंप्यूटराइज में यही गड़बड़ हो जाता है। देखिए अहमद ने आपातकाल करने की सिफारिश और उन्होंने तुरंत इसकी घोषणा की दी है। देखिए यहाँ पर अब आपका इतना ही पूछा गया था तो इतना ही लिख दीजिए। अब मान लीजिए कि ये लघु उत्तरीय में क्वेश्चन पूछा जाए तो ये भी पूछा जा सकता है कि आपातकाल के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी जी। राष्ट्रपति के द्वारा ये आपातकाल लागू हो सकता है, तो आपातकाल को लागू किसने किया था? उपराष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद ने।
और काफ़ी सारे क्या है आपातकाल लगे थे इसमें। देखिए जैसे यहाँ पर 25 जून 1975 को बताया गया है। आपातकाल का मुख्य क्या है 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक एक आपातकाल लगा। फिर 30 देखिए एक यहाँ पर देखिए क्या है 3 दिसंबर से 1971 से 21 मार्च 1977 आपातकाल लगा। फिर यहाँ पर देखिए 25 जून से 1975 का मेन यानी एक प्रकार से मुख्य आपातकाल लगा। तो ये देश में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, इसका आंसर देख सकते हैं। 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर आप लोगों को ऐसे ही देना है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना क्या है? सरदार सरोवर परियोजना क्या है, इसके बारे में बताना है। उत्तर है सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा घाटी की सबसे बड़ी परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत एक बहुउद्देशीय विशाल बांध बनाने का प्रस्ताव है। इसके निर्माण से गुजरात के एक बड़े हिस्से सहित 3 पड़ोसी राज्यों में पीने का पानी, सिंचाई और बिजली के उत्पादन की सुविधा मुहैया कराई जा सकेगी तथा कृषि की उपज में गुणात्मक बढ़ोतरी होगी। यानी सरदार सरोवर क्या है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए, इसका आंसर आप अपने शब्दों में भी दे सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कौन थे? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कौन थे, इसके बारे में बताना है। उत्तर है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रमुख नेता थे। राजशाही के नेतृत्व करने वाले अब्दुल्ला ने धर्मनिरपेक्षता के आधार पर खिलाफ जन आंदोलन का पाकिस्तान का विरोध किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला 1947 में भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने थे। किसके मुख्यमंत्री बने थे? जम्मू कश्मीर के। किस विलय के बाद में? 1947 के भारत के विलय में। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कौन थे, इनके बारे में पूरी हिस्ट्री यहाँ पर जान लीजिए आप लोग। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट तैयार कर लीजिएगा, और एक मॉडल पेपर से लिया गया तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, 2014 के लोकसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया? इसके कोई 2 कारण बताइए, यानी हमें 2 कारण बताना है। उत्तर है 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और कॉन्फ्रेंस की राजनीतिक कमजोरी इन चुनावों में भाजपा की जीत के 2 प्रमुख कारण थे। कांग्रेस की राजनीतिक कमजोरी और यहाँ पे देखिए नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, यानी जितना जैसे मुख्यमंत्री बने फिर उसके बाद में मुख्यमंत्री बने, और कब कितना ज़्यादा पॉपुलर है मुख्यमंत्री यानी प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो यही बताई जा रही है। भाजपा क्या है, बहुमत प्राप्त किया था, यानी विजयी हुआ था, एक प्रकार से जीत हासिल हुआ था उसको। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी ये किस वर्ष में हुई थी, ये बताना है आप लोगों को। उत्तर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई। इसकी स्थापना 51 देशों द्वारा संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के साथ हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग राह के दिखाना है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है, 1945 में हुई थी, याद रखिएगा। बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है क्वेश्चन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, आंसर देख सकते हैं। वीडियो को आराम से, जिन भी स्टूडेंट को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या बोल रहे हैं हम, वीडियो को आप लोग आराम से देख लीजिए, रोक कर देख लीजिए। लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख रहे तो अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है बाबू, क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और देखिए 22 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है और आप लोगों को तैयारी का मौका भी नहीं मिलेगा। जस्ट उसके बाद में आपका नागरिक शास्त्र का पेपर आ जाता है। तो हम दोनों की तैयारी अच्छे से करा रहे हैं और आप लोग हमारी वीडियोज़ को देखिए। इंपॉर्टेंट वीडियो में लेकर आ रहा हूँ जो आपके सीधे पेपर में पूछी जाए क्वेश्चन, फालतू के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा जो है 10 हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर भी बता दिए हैं। अब हमारा आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न 1। लघु उत्तरीय प्रश्न 1 आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर देखिए 5 आपका क्या है, 5 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। 6 प्रश्न आपका लघु उत्तरीय प्रश्न 1 का पूछा जाएगा, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है।
यानी एक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में दे दीजिएगा, आपका 5 नंबर फिक्स है। यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन क्यों किया गया था, इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थीं? सिफारिशों के बारे में बताना है और क्यों किया गया था इसके बारे में भी बताना है। तो उत्तर देखिए, उत्तर है औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से तय की गई थी। यह ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्र को जीत लिया हो, क्या जितने क्षेत्र को जीत लिया हो उतना क्षेत्र एक अलग प्रांत मान लिया जाता था। दिसंबर 1952 में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की, क्योंकि भैया इसकी लैंग्वेज ही अलग थी, तो बनाने की घोषणा की। इसी के साथ देश के हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष चल रहा था। इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना था। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर होना चाहिए। अब आप लोगों को पता होगा भारत में क्या है, दो एक प्रकार से, एक नॉर्थ ईस्ट है, एक साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में काफ़ी सारे लैंग्वेजेस चल रहे हैं, जैसे कि कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, काफ़ी सारे लैंग्वेज साउथ में चल रहे हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मैं पॉपुलर भाषाओं की बात करूं तो पॉपुलर भाषाओं में हिंदी है, सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है नॉर्थ में। साउथ में तो साउथ की काफ़ी लैंग्वेज है, तो उसी के हिसाब से जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, केरल हो गया, इसका सबका अलग अलग, हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, इसका सबका क्या है, अलग अलग लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज के हिसाब से ये भैया बांटा गया है। और यहाँ पर जैसे कि बताया गया कि निर्धारण वहाँ होनी चाहिए जहाँ पर भाषा के आधार पर, यानी राज्यों की सीमाओं के हिसाब से जो वहाँ पर राज्य में लैंग्वेजेस चलती हों, जो भी भाषाएं बोली जाती हो ज़्यादा, उसी के हिसाब से भाषाओं को निर्धारण कर दिया जाए। तो ये है राज्य पुनर्गठन आयोग। 25 जून 1900 यहाँ पर नहीं, 22 दिसंबर 1953 को, यहाँ पर देख सकते हैं 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग क्या एक प्रकार से नियम इसको क्या है गठन किया गया था। 22 दिसंबर 1953 को, यहाँ पर देखिए बोर्ड एग्जाम में आपका बहुविकल्पीय में भी पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो तैयार कर लीजिएगा। अब इसमें देखिए इसके जो क्वेश्चन बताया गया कि इसके प्रमुख सिफारिशें क्या थी, इसके बारे में बताना है। तो आंसर देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग को प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थी। देखिए सबसे पहला क्या है, ये देखिए, भाषाई भिन्नता के आधार पर राज्यों का सीमांकन किया जाए। दूसरा है देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय भाषाई राज्यों का गठन किया जाए। देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय भाषाई राज्यों का गठन किया जाए। ये राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें थे। पहला प्रश्न का आंसर आप लोग देख सकते हैं, हमने पूर्ण रूप से पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, यहाँ पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 5 नंबर का आपका एक प्रश्न है। जैसा कि हमने बताया लघु उत्तरीय प्रश्न 1 सिर्फ आपका 6 क्वेश्चन पूछा आएगा, तो लघु उत्तरीय प्रश्न 1 का ये सेकंड क्वेश्चन है। दूसरा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है और यहाँ पर देख सकते हैं 50 शब्दों में इसका आंसर देना था और पूर्ण रूप से हमें 50 शब्दों में ही इसका आंसर देंगे। देखिए उत्तर है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को हुई। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था रखने वाली ये पार्टी अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों की विरोधी रही। स्वतंत्रता के पश्चात पहले आम चुनाव में इस पार्टी ने 16 लोकसभा सीटें हासिल की थी और ये दूसरे नंबर पर रही थी। 1957 में चुनावों के जरिए पहली बार, यहाँ पर देखिए केरल में EMA नंबूदरी, यहाँ पर देखिए नंबूदरीपाद के नेतृत्व में कम्युनिस्ट सरकार बनी। फिर यहाँ पर देखिए नंबूदरीपाद के अलावा इस पार्टी के प्रमुख नेताओं में MK गोपालन, फिर SA डांगे, PC जोशी, अजय घोष और P सुंदेरिया, यहाँ पर देखिए सुंदेरिया के नाम लिए जाते
लिए जाते हैं। चीन और यहाँ पर देखिए चीन और सोवियत यहाँ पर होना चाहिए, मोवियत आ गया। चीन और सोवियत रूस के बीच विचारात्मक अंतर आने के बाद 1964 में पार्टी में विभाजन हुआ। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर ये टिप्पणी भी पूछा जा सकता है, यहाँ पर लेख भी पूछा जा सकता है, नहीं तो संक्षिप्त टिप्पणी भी पूछा जा सकता है। काफ़ी स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए काफ़ी क्वेश्चन का जो यानी क्वेश्चन जो होता है घुमा फिरा दिया जाता है, लेकिन जो उसका आंसर होता है सिर्फ एक ही होता है, वो बदलता नहीं है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 51 में। इसमें क्या बताया गया? वर्णित राज्य। तो इसके बारे में हमें दो उल्लेख करना है, तो इसका आंसर देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर है भारतीय संविधान अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावो, यहाँ पे देखिए बढ़ावे के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के हवाले कहा गया है कि राज्य, यहाँ पर देखिए कुछ यानी पॉइंट के थ्रू बताया गया है। ऐसे हमने कॉपी में भी लिखना है, आप लोगों को बताया कि इसका आंसर आप लोगों को कैसे लिखना है कॉपी में। उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। दूसरा है राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सामान्य, यहाँ पर देखिए सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का। तीसरा है संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। यानी टोटल जो यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 51 में बताए गए हैं, इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हमने बताए हुए हैं। और आप लोगों को स्टूडेंट बैकग्राउंड में काफ़ी सारी अननोन वॉइस सुनाई दे रही होगी, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। काफ़ी मैं भी परेशान हो गया हूँ इन सभी चीज़ों से, जो अननोन वॉइस सुनाई दे रही है, पढ़ाने के समय डिस्टर्बिंग बहुत होता है। तो जो हमारा 23 नंबर क्वेश्चन था, इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, बता दिया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैंने पूरे इसका सोल्यूशन कर बताऊंगा, यानी पूरे का आंसर दूंगा आज के इस वीडियो में, पूरा मॉडल पेपर सोल्यूशन के साथ में बता दूंगा। पेपर में 23 फरवरी को ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है। 24 नंबर क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए या टिप्पणी कीजिए। यानी वही क्वेश्चन जैसा कि हमने बताया, घुमा दिया जाता है क्वेश्चन को। उत्तर है 1974 के मार्च माह में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन के क्रम में इन्होंने जयप्रकाश नारायण जेपी को बुलावा भेजा। जेपी तक सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे, यानी राजनीति छोड़ चुके थे और सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे। छात्रों ने अपनी आंदोलन की अगुवाई, यहाँ पे देखिए अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा था। जेपी, यहाँ पर देखिए जेपी ने छात्रों को जो छात्र हैं उनका निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और अपने को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। यानी अपने तो जो बिहार में आंदोलन था, बिहार तक सीमित नहीं रहकर अन्य राज्यों में भी भैया ये अहिंसक रहेगा और अपने सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखेगा, अलग अलग राज्यों में भी ये आंदोलन करवाएगा या करेगा। तो जो हमारा संपूर्ण क्रांति था, इसका बारे में इसका आंसर देख सकते हैं। जैसा कि हमने बताया 50 शब्दों में इसका आंसर देना, तो ज़्यादा बड़े में तो इसका आंसर हमें लिखना नहीं है, जितना पूछा गया उतना ही हमें करना है, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी हैं, उसको करना है। तो हमारा 24 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर में आपको दिलाकर जरूर रहूँगा, बस आप लोग हमारे बताए गए तरीकों को और बताए गए इंपॉर्टेंट वीडियोज को देखिए, उसको तैयार कीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन है ताड़ी विरोधी आंदोलन को महिला आंदोलन क्यों माना जाता है? जो ताड़ी विरोधी आंदोलन है, इसको महिला आंदोलन क्यों माना जाता है, इसके बारे में बताना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर है हम शराब विरोधी, यहाँ पर देखिए ये विरोधी होना चाहिए, देखिए हम शराब विरोधी आंदोलन को महिला आंदोलन का दर्जा देंगे। इस आंदोलन को महिला आंदोलन का दर्जा देने के प्रमुख कारण है, यानी ये जो शराब विरोधी आंदोलन है, इसको महिला आंदोलन के यानी जो दर्जा देने का कारण है वो निम्नवत है या निम्नलिखित है, यानी कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला है इस आंदोलन ने घरेलू हिंसा के व्यक्तिगत मसलों में भागीदारी करने के लिए एक मंच दिया है। दूसरा इसमें क्या है,
इस आंदोलन ने महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मसलों, चाहे घर के भीतर या घर के बाहर हो, वो अपना केंद्र बनाया हुआ है। उसके बाद में तीसरा है इस आंदोलन ने सामाजिक जागरूकता बढ़ाने में योगदान दिया, साथ ही साथ लोगों का ध्यान कानूनी सुधारों की अपेक्षा खुले सामाजिक मुद्दों की तरफ खींचा। चौथा है महिलाओं ने दहेज के खिलाफ प्रचार प्रसार किया और निजी एवं संपत्ति कानूनों में समानता को मांग उठी। परिणामतः आंदोलन 1990 में राजनीति में महिलाओं के लिए सम्मान, यहाँ पर देखिए सम्मान नहीं, समान प्रतिनिधित्व की मांग की। यानी टोटली जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि ताड़ी विरोधी आंदोलन, इसको यानी शराब विरोधी आंदोलन के भी नाम से जानते हैं, अथवा करके क्वेश्चन आपका काफ़ी पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका भी आंसर हमने बता दिया है। टोटल इसमें क्या है, 4 पॉइंटों को हमने ऐड किया है। 4 पॉइंट के थ्रू आंसर दे देंगे तो आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। और इसमें बताए गए कि क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए। इसका आंसर आपको बेसिकली क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, बस आपको ढूंढना पड़ेगा। जिस तरह से पेपर में क्वेश्चन आते हैं बुक से और क्वेश्चन बैंक से, सेम इसी प्रकार से ये मॉडल पेपर भी है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न 1 का। देखिए, कश्मीर के भारत में विलय का वर्णन कीजिए। कश्मीर के भारत में जो विलय का वर्णन है ये आप लोगों को करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, वर्ष 1947 में जम्मू कश्मीर में राजशाही थी। भारत और पाकिस्तान के साथ समझौता करने का प्रयास किया। पाकिस्तानी नेता सोचते थे कि कश्मीर पाकिस्तान से संबंध है क्योंकि राज्य की ज़्यादातर आबादी मुस्लिम है। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि महाराजा पद छोड़े अपना, यहाँ पर देखिए महाराजा पद छोड़े, लेकिन वे पाकिस्तान में शामिल होने के खिलाफ थे। नेहरू सहित राष्ट्रीय राजनीति के कई प्रमुख नेता शेख अब्दुल्ला के मित्र थे। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठियों को अपने ओर से कश्मीर पर कब्जा करने को भेजा। ऐसे में कश्मीर के महाराजा भारतीय सेना से मदद मांगने को मजबूर हुए। यानी कश्मीर के विलय में, यानी जो भारत में, यानी भारत एक कश्मीर का हिस्सा है, तो कश्मीर जो भारत के विलय में कौन थे, वहाँ के जो एक प्रकार से राजशाही वहाँ पर चलता था। जिस तरह से गोवा पर पहले और नेपाल पर राजशाही चलता था, राजतंत्र था, लेकिन यहाँ पर क्या है, तो यानी जो शेख अब्दुल्ला थे वो चाहते थे कि भैया पाकिस्तान में आ जाए कश्मीर, लेकिन इसको क्या है, जो महाराजा थे वो चाहते थे कि भारत में रहे। तो महाराजा भारतीय सेना से मदद मांगने को मजबूर हो गए। तो कश्मीर के भारत में विलय का क्या कारण है, इसके बारे में हमने बता दिया। 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अब हमारा आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न 1 के बाद में। देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा 2 आ गया है। ये आपका 6 क्वेश्चन होता है, सॉरी यहाँ पर क्या है, 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 नंबर का एक क्वेश्चन, और जिसका आंसर आपको कितने शब्दों में देना है, 100 से लेकर, यहाँ पर देखिए 100 से लेकर 125 शब्दों में आंसर देना है। अभी ये मत करने लग जाइएगा कि गिन कर ही आप लिखिएगा, एक प्रकार से आप अंदाज़ा लगाकर लिख दीजिएगा और इस तरह से लिखिएगा कि एग्जामिनर को पता हो जाए कि बच्चे ने इसका आंसर इतने में दे दिया है। अंदाज़ा लगाकर लिखिएगा और इतना तो आपको टाइम मिलेगा नहीं कि एक एक प्रश्न का उत्तर आप गिनने बैठें, क्योंकि उसमें आपका काफ़ी सारा टाइम लगेगा। तो इसके बाद में देखिए, यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न 2 है। इसका 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। देश के विभाजन के बाद रियासतों, यानी ब्रैकेट में देखिए रजवाड़ों की एकीकरण पर निबंध लिखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। उत्तर देखिए, देश की स्वतंत्रता के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री के साथ प्रथम गृह सूचना तथा रियासत विभाग के मंत्री बने। उन्होंने 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में यहाँ पर देखिए विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण किया। इन रियासतों में उड़ीसा, जो कि अब उड़ीसा हो चुका है, 23 नागपुर से, 38 यहाँ पर देखिए काठियावाड़ से, और 250 तथा मुंबई, जो कि अब मुंबई हो गया, पहले बम्बई था, वह पंजाब जैसी रियासतों शामिल थी। भारत की ये रक्तहीन क्रांति थी। देसी राज्यों के एकीकरण की समस्या को सरदार पटेल ने, यहाँ पर देखिए
सरदार पटेल ने बिना खून खराबे की बड़ी खूब, यहाँ पे देखिए, बिना खून खराबे की बड़ी खूबी से हल किया। देसी राज्यों में राजकोट, जूनागढ़, फिर बहालपुर, बड़ोदरा, कश्मीर, हैदराबाद को भारतीय महासंघ में सम्मिलित करने में सरदार, यहाँ पर देखिए, सरदार पटेल को कई पेचीदा, यहाँ पे देखिए, कई पेचीदगिरियों को सामना करना पड़ा। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर को यह कहकर अपने पास रख लिया कि ये समस्या एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, नाम याद रखिएगा। क्या कहा जाता है? भारत का विस्मार्क और लौह पुरुष किनको कहा जाता है? सरदार। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए, अब आ चुका है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन से क्या है, आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई, इसमें किस बात पर अधिक बल दिया गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस प्रकार से, यानी इससे किस प्रकार से अलग है, हमें ये बताना है। आंसर के साथ में हम बात करेंगे, यहाँ पर देखिए, और ऐसे ही आप लोगों को लिखना है, यानी एग्जामिनर को ये बताना है कि इतने लायक है ये क्वेश्चन का आंसर और हमें इतना नंबर में चाहिए, यानी फुल में से फुल मार्क्स चाहिए। उत्तर देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का प्रयास देश को गरीबी की दशा से बाहर निकालने का था। पहली पंचवर्षीय योजना से अधिक जोर कृषि क्षेत्र पर था। क्या था? कृषि क्षेत्र पर था। इसी योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। विभाजन के कारण कृषि क्षेत्र की दशा अत्यंत गंभीर थी। इस पर तुरंत ध्यान देना आवश्यक था। भाखड़ा नंगल बांध जैसी, यानी जो भाखड़ा नंगल डैम, यानी जो बांध है, सबसे बड़ी क्या है? बांध परियोजनाएं के लिए एक बड़ी धनराशि आवंटित, यानी एक बार इकट्ठा करना था। इस पंचवर्षीय योजना में माना गया था कि देश में भूमि के वितरण करने का जो प्रतिरूप मौजूद है, उससे कृषि विकास में सबसे बड़ी क्या है? बाधा पहुंचती है। इस योजना में भूमि सुधार पर ध्यान दिया गया। यहाँ पर देखिए, इसे देश के विकास की बुनियादी आवश्यकता माना गया। थोड़ा बड़ा पैराग्राफ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1957 से 62 में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। यहाँ पर देखिए, पीसी महाल नोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों के एक समूह में ये योजना तैयार की थी। दूसरी योजना प्रथम योजना से इन अर्थों से भिन्न थी कि दूसरी योजना में औद्योगिक पर बल दिया गया, अर्थात इस योजना की प्राथमिकता औद्योगिक विकास पर थी, जबकि प्रथम योजना की प्राथमिक कृषि पर थी। तो यानी यहाँ पर इसका पूरा सार निकल गया है, जो इसका यानी एक प्रकार से पूरे का कंक्लूजन निकल गया है। आंसर देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा पैराग्राफ है लेकिन इतना सही है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर आपको मिल जाएगा। नागरिक शास्त्र में 5 तरह के क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है। जिन भी स्टूडेंट ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। हम आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट की तैयारी हम इस चैनल पर कराते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपको वीडियोज़ चाहिए कॉमेंट में बता दीजिएगा, हम अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आएंगे जो पेपर में पूछा जाएगा। उसके बाद में देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। जैसा कि देख सकते हैं, भारत एवं चीन के बीच शांति एवं संघर्ष पर निबंध लिखना है, या टिप्पणी भी पूछा जा सकता है, या एक प्रकार से क्या है? संक्षिप्त परिचय। यानी क्वेश्चन एक ही है लेकिन घुमा दिया गया है, आंसर आपको एक ही मिलेगा। देखिए, भारत एवं चीन के बीच शांति एवं संघर्ष पर निबंध लिखना है। आंसर देखिए, उत्तर है आज़ाद भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों के विपरीत चीन के साथ अपने रिश्तों की शुरुआत बड़े दोस्ताना तरीके से की। 1949 में चीनी क्रांति हुई थी। इस क्रांति के उपरांत भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाले पहले राष्ट्रों में से एक था। पश्चिमी प्रभुत्व के चंगुल से निकलने वाले इस देश को लेकर नेहरू के हृदय में गहरे भाव थे तथा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर यहाँ पर देखिए इस सरकार की सहायता की। नेहरू के कुछ सहयोगियों मसलन सरदार वल्लभ भाई पटेल को आशंका थी कि आने वाले समय में चीन भारत पर चढ़ाई कर सकता है, लेकिन नेहरू को मानना था कि भारत पर चीन के आक्रमण की संभावना दूर दूर तक का नहीं है। काफ़ी दिनों से भारत की चीन से लगती सीमा पर सेना के बजाय अर्धसैनिक बल रखवाली कर रहे थे। 29 अप्रैल 1900 यहाँ पर देखिए
29 अप्रैल 1954 को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों अर्थात पंचशील की घोषणा भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के प्रमुख चाउ एन लाई, जो चीन के प्रमुख वहाँ के प्रधानमंत्री या कोई भी थे, चाउ एन लाई ने संयुक्त रूप से की। दोनों राष्ट्रों के बीच मजबूत संबंध की दिशा में ये अगला कदम था। भारत व चीन के नेता एक दूसरे के देश का दौरा करते थे तथा उनके स्वागत में बड़ी भीड़ इकट्ठा होती थी। यानी दोनों देश क्या थे, एक प्रकार से संबंध मजबूत थे। पहले के समय में 1947 के बाद में जो पहला का संबंध था मजबूत था, लेकिन जो क्या है वल्लभ भाई पटेल जी हैं, यहाँ पर देख सकते हैं वल्लभ भाई पटेल को मालूम था कि पहले भैया चीन गद्दारी कर सकता है, तो इसी हिसाब से जो जवाहरलाल नेहरू जी उनको क्या विश्वास था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तो यही एक प्रकार से क्या है ना, भारत के चीन में शांतिपूर्ण संघर्ष पर निबंध लिखा गया था, पहले वाला निबंध है। अब की बात की जाए तो काफ़ी खट्टास है, यानी एक प्रकार से काफ़ी नीचे ऊपर है जो संबंध है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख सकते हैं और इसका आंसर आप अपने शब्दों में भी दे सकते हैं। आप लोगों ने हमारी बातों को सुना होगा और ध्यान से सुना होगा तो पूरी चीज़ों आपको पता चल गई होगी कि पूरा मामला क्या है, यानी क्वेश्चन का आंसर कहना क्या चाहता है, पूरा आंसर आपने बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जैसा कि हमने बताया लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 नंबर का एक होगा, शब्द सीमा वही 100 से लेकर 125 शब्दों में बताना इंपॉर्टेंट है। और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 23 फरवरी को पेपर है, बहुत ही कम टाइम बचा है, ज़्यादा टाइम तो है नहीं, लगभग 2 या 3 दिन होंगे। देखिए उत्तर की बात की जाए तो देखिए आपातकाल के बाद भाजपा की राजनीतिक उत्थान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर है आपातकाल के बाद 1977 के चुनाव के बाद बड़ी जनता पार्टी, यानी देखिए बड़ी जनता पार्टी की सरकार में कोई खास तालमेल नहीं था। चुनाव के बाद नेताओं के बीच प्रधानमंत्री के पद के लिए क्या है होड़ मची और इस होड़ में मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम शामिल थे। बहरहाल मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री बने, लेकिन इससे जनता पार्टी के भीतर सत्ता की, यहाँ पर देखिए सत्ता की खींचतान खत्म न हुई। जनता पार्टी बिखर गई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने 18 माह में ही अपना बहुमत खो दिया। कांग्रेस पार्टी की समर्थन पर दूसरी सरकार चरण सिंह के नेतृत्व में बनी, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी के समर्थन वापस लेने से चरण सिंह की सरकार मात्र 4 महीने तक सत्ता में रही। जनवरी 1980 में लोकसभा के लिए नए सिरे से इस चुनाव में जनता पार्टी बुरी तरह परास्त हुई। जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से बुरी तरीके से क्या परास्त हुई, जिस तरह से युद्धों में कहा जाता है ना परास्त हो गया। इंदिरा गांधी ने नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी यहाँ पे देखिए कांग्रेस पार्टी 353 सीटें हासिल कर वापस सत्ता में आई। कौन? कांग्रेस पार्टी। कब आई? 1975 में। जो आपातकाल लगा, आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। आपातकाल कब लगा था? 25 जून 1975 को। लेकिन उससे पहले कौन कौन सा आपातकाल लगा था ये आप लोग याद रखिए। 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक एक आपातकाल लगा था शायद। फिर 3 दिसंबर 1971 से 21 मार्च 1977 तक, तो ये यानी आपातकाल है। उसके बाद में 25 जून 1975 को मेन आपातकाल लगा, जो कि राष्ट्रपति करता है आपातकाल। उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने चारों क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न 1 का है, हमने लघु उत्तरीय प्रश्न 2 का है सॉरी, और चारों का हमने आंसर दे दिया है। पूरे का आंसर है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब हमारा आ जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या आ जाता है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाता है, जो कि सिर्फ 2 ही प्रश्न हैं, लेकिन अथवा लगकर 4 प्रश्न होंगे। जैसा कि यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि भारत में अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के पक्ष विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। यानी हमें अपना तर्क देना है कि भारत में अन्य जो पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, इनके बारे में बताना है। अथवा लगा है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमें ऊपर का क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, नहीं आ रहा है, तो आप ये वाला कर लीजिएगा। जैसा कि यहाँ पर है, देखिए क्या है कि क्या आंदोलन और विरोध की कार्यवाहियों से देश का लोकतंत्र मजबूत होता है? अपने उत्तर की पुष्टि में उदाहरण दीजिए, यानी हमें अपने शब्दों में इसका आंसर देना है। तो ये वाला भी कर सकते हैं। नहीं तो ये 32 वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि दल बदल से आप क्या समझते हैं, यानी पूर्ण रूप से इसका आंसर आपको देना है दल बदल के बारे में कि क्या है। 8 नंबर का एक क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं।
उसके बाद में देखिए अथवा वाला भी है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में समक्ष क्या चुनौतियाँ आई। हमारा क्या है, भारत देश 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और उसके सामने आज़ाद होने के तत्पश्चात उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आई, कौन सी उनको परेशानियों को फेस करना पड़ा, इसके बारे में आपको बताना है। तो पूरा आंसर आप दे दीजिएगा। इनमें से किसी आपको 2 ही का आंसर देना है, जिसके लिए आपको 8 नंबर प्रत्येक प्रश्न पर दिया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। और ये मॉडल पेपर आप लोगों को चाहिए तो आपको उसको क्लिक करना क्या है, इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम का भी आईडी दिया हुआ है, जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं हर एक जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो बनाता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि इसका PDF अपलोड करना चाहिए, तो मैं वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। ये वाला भी PDF अपलोड कर दूंगा, जाकर तैयार कर लीजिए और अपना टेस्ट दीजिए। अभी तक आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा तो इसका आंसर आप पूरे का कंक्लूजन बताइएगा कि हमारा 100 में से इतना नंबर बिल्कुल कंफर्म हो गया है। तो कमेंट में इसका आंसर चाहिए। तो फिलहाल आज का जो वीडियो था इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय